हेलो स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग जो है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकंड पार्ट पर मूव कर रहे हैं। तो पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। चलो इसमें हम लोगों को कवर करना है पास्कल्स लॉ, जिसमें कि हम लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देख लेना है। इसके बाद हमें मूव करना है बॉयंसी फोर्स पर, और इसके बाद तब हमें देख लेना है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ, देखो पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई एक कन्फाइंड लिक्विड है, कन्फाइंड लिक्विड, तो कन्फाइंड लिक्विड के केस में क्या करें कि अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके एक्स्ट्रा फोर्स से एक्स्ट्रा प्रेशर अगर हम लोग जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स से एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर पूरे लिक्विड में इट डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट द लिक्विड। This extra pressure distributes throughout the liquid in undiminished way. In undiminished way. ये जो लैंग्वेज है ना, ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि कोई एक कन्फाइंड लिक्विड है, यानी बंद लिक्विड है, उस पर कोई एक फोर्स हमने लगाया, उससे एक प्रेशर जनरेट हुआ, वो प्रेशर पूरे लिक्विड पर अप्लाई हो जाता है, लिक्विड के हर पॉइंट पर अप्लाई हो जाता है, और वो भी अनडिमिनिश्ड, यानी हर जगह सेम ही वैल्यू अप्लाई होता है, घटता नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कर लो कि अगर अगर हम लोगों ने यहां पर इस तरह का एक, मान ले, एक कंटेनर तैयार किया, और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया है, यहां पर भी एक पिस्टन लगा दिया, पूरा में ये लिक्विड है, पूरा में लिक्विड ट्रैप्ड है, ठीक है। और यहां पर हमने एक फोर्स लगा दिया F1, ये वाला एरिया है, मान लेते हैं A1। तो ये इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, एक्स्ट्रा फोर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस। तो इस फोर्स की वजह से यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा। यस। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा दैट विल बी F1/A1। तो F1/A1 प्रेशर सिर्फ यहां पर ही डेवलप नहीं होगा, बल्कि ये लिक्विड के हर पार्ट पर, जहां जहां ये मेरा पेन जा रहा है, हर एक पार्ट पर ये अप्लाई हो जाएगा। F1/A1 यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, और F1/A1 वाले एक्स्ट्रा फोर्स से ये इस पिस्टन को भी धक्का देने लगेगा। समझ में आता है? अगर मान लेते हैं इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर फोर्स लगा दिया F2, और ये एरिया है A2, तो बेसिकली ये जो अपना F1/A1 का प्रेशर जो अंदर से लग रहा था, अब वो बाहर के प्रेशर यानी F2/A2 को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, यानी F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। मतलब आप पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करो, वो लिक्विड के हर पॉइंट पर अप्लाई होता है। जैसे अब यहां पर भी अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन यहां तो मूव नहीं कर सकता, बट यहां पर जो अप्लाई हुआ, तो यहां पर ये पिस्टन मूव कर जाता अगर तुम ये फोर्स अप्लाई ना करते। तो ये जो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स तुम्हारे इस पर्टिकुलर प्रेशर को काउंटर बैलेंस करने में यूज हुआ है। इसीलिए उस फोर्स से जो प्रेशर आया F2/A2, और ये जो फोर्स से जो प्रेशर आया था F1/A1, बोथ मस्ट बी सेम। तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे नीट एग्जाम में भी देते हैं। सो 1 2 3 4 चार जगह पर अगर मान लो दे दे, तो आपको कैसे समझना है कि अगर ऐसा है, यहां पर भी एक लगा दो, यहां पर भी एक लगा दो, यहां पर भी एक लगा दो, यहां पर भी एक लगा दो। अगर हमने यहां पर एक पिस्टन लगा करके यहां फोर्स लगा दिया F1, तो प्रेशर कितना जनरेट हो जाएगा? F1/A1। ये जो प्रेशर है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर, ये लिक्विड के हर पार्ट पर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर भी धक्का मारेगा। तो अगर यहां पर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए तुमने F2 का फोर्स लगाया, तो F2 से जो प्रेशर जनरेट हुआ है दैट F2/A2 मस्ट बी इक्वल टू F1/A1। सपोज कर लो कि वही वाले को अब यहां पर अगर स्टडी करना चाहे, तो यहां पर भी तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा, दिस F1/A1। अगर इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए तुमने यहाँ F3 का फोर्स लगाया, तो ये जो प्रेशर जनरेट करेगा, यानी F1/A1 मस्ट बी इक्वल टू F3/A3, ठीक है। तो अगर F1 F2 F3 F4 है, तो यानी F1/A1 मस्ट बी इक्वल टू F2/A2 मस्ट बी इक्वल टू F3/A3 मस्ट बी इक्वल टू F4/A4, तभी ये हर जगह काउंटर बैलेंस हो पाएगा। पास्कल्स लॉ क्लियर है? ओके। इस पर बेस्ड एक डिवाइस है जिसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि एक इस तरीके का एक लिक्विड चैनल बना हुआ है,
ठीक है। इस चैनल में एक तरफ का एरिया थोड़ा बड़ा है, एक तरफ का एरिया थोड़ा छोटा है। इसमें हम लोगों ने एक लिक्विड जो है फिल करके रखा है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। अब अगर हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं F1, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा, फिर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए तुम यहाँ पर फोर्स लगाओगे F2। वो F2 इस डेवलप्ड फोर्स के से बैलेंस होगा। तो बताओ यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? तो F1 बाय A1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? F2 बाय A2। तो जो तुम्हें फोर्स वहां पर मिला है, वो फोर्स का अगर तुम वैल्यू देखो, जिसको कि तुम काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो F2 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, तो A2 बाय A1 इंटू F1। समझा रहा है? यानी अगर मैं F2 बाय F1 लिखूं तो ये बन गया A2 बाय A1। तो हमने फोर्स जो लगाया था वो था F1, और उसके काउंटर बैलेंस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। मतलब एक तरीके से हमारे फोर्स से अब वहां पर ज्यादा फोर्स ये डेवलप कर रहा है, इसीलिए काउंटर बैलेंसिंग में ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो हमें मैकेनिकली एडवांटेज मिल रहा है। हम अगर 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स उसको बैलेंस करने में लग रहा है, 15, 16, 17। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा फोर्स यहाँ पर अब ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर पा रहा है। इसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। इट इज द रेशियो ऑफ A2 एंड A1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है, F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। क्लियर हुआ? ओके। अगर मान लेते हैं यहीं पर ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स को ऐसे ना लिख करके, वो लोग बदमाश होते हैं ना, तो अगर मान लेते हैं ऐसे कुछ एंगल पर दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर F1 है, यहाँ पर एंगल देख लेना, ये थीटा। तो जो ये इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है, जो इसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा यानी F1 cos थीटा, तो F1 cos थीटा बाय A1 ले लेना। तो यानी यहां पर जो काम करेगा इस केस में F1 cos थीटा बाय A1 इक्वल टू उधर पे F2 बाय A2। क्लियर हुआ? तो अगर ये एंगल पर भी बेंड करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, मतलब ज्यादा आउटपुट मिलता है, ज्यादा फोर्स मिलता है। अगर हम एक तरफ यहाँ पर मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस से कंप्रेस करते हैं, तो दूसरी तरफ ये लिक्विड भी यहाँ पर थोड़ा ऊपर उठेगा। अगर हम यहाँ पर H1 कंप्रेस किया और यहाँ पर H2 ऊपर उठ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा A1 H1 इक्वल टू A2 H2। ठीक है, तो ये इक्वेशन का भी कम ही यूज आएगा। जो ज्यादा इक्वेशन यूज आता है वो है F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। होप सो सबको याद आ गया, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। चलो, ये था अपना पास्कल्स लॉ। अब हम लोग मूव कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनसाइड अ लिक्विड, देन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट फील्स लाइट वेटेड, थोड़ा कम उसका वेट हो जाता है। ठीक है, सो ये है अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कहता है कि इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंसी फोर्स। तो हम लोग जो बात यहां पर करेंगे वो है बॉयंसी फोर्स का। तो बॉयंसी फोर्स क्या है? तो बॉयंसी फोर्स देखो कैसे आता है। तो जब एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को हम लोग डीप करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, इसी को कहते हैं हम लोग बॉयंसी फोर्स। द वैल्यू ऑफ दिस बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी लिक्विड के वो डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर ये फोर्स होता है। एंड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। इसी का वैल्यू हमें कितना मिलता है? तो V रो G, V रो G। तो जहां पर ये जो रो है, इट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट? लिक्विड। इट इज डेंसिटी ऑफ व्हाट? लिक्विड। ठीक है, V इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, G तो हम लोग जानते हैं। सो दिस मच ऑफ फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि क्या ये बॉयंसी फोर्स एक्शन रिएक्शन नेचर का होता है? आंसर इज यस, इट इज ऑफ एक्शन रिएक्शन नेचर। एक्शन रिएक्शन नेचर क्या होता है? तो एक्शन रिएक्शन नेचर ये होता है कि जितना ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा,
उतना ही वो ऑब्जेक्ट भी इस लिक्विड पर फोर्स लगाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो इस बात को ऐसे करके समझो एफबीडी से। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये लिक्विड, ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाया तो ऑब्जेक्ट का एफबीडी में यहाँ एमजी किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ, और इस पर जो बॉयंसी फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो आपको लिक्विड दिख रहा है उस लिक्विड पर भी यही सेम एफ बी नीचे की तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये लिक्विड का एफबीडी और वो हो गया ऑब्जेक्ट का एफबीडी। अब आप इस एफबीडी से समझो कि अगर ये कंटेनर है, कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ठीक है, लिक्विड में ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, और इसका मास हम मान लेते हैं लेट इट बी, दोनों का मास, इसका m1 इसका m2, कंटेनर और लिक्विड का m2 और ऑब्जेक्ट का मास है m1, और यहां पर जो है एक मान ले कि एक वेइंग मशीन है, वो एक वेइंग मशीन पर रखा हुआ है। तो बताओ कि ये वेइंग मशीन कितना रीड करेगा? अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ कि ये वेइंग मशीन, ये वेट वाला जो मशीन है, ये कितना वेट को रीड करेगा, ठीक है, तो क्या इसका जो रीडिंग है, इसका रीडिंग, क्या इसका रीडिंग इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी होगा? क्या इसका रीडिंग मोर देन m1 प्लस m2 इंटू जी होगा? क्या इसका रीडिंग लेस देन m1 प्लस m2 इंटू जी होगा? कौन सा वाला इसका रीडिंग करेक्ट हो सकता है? देखो इसको, तो इसके लिए ये जो रीड करता है ये तो नॉर्मल को ही रीड करता है, यहां पर जितना नॉर्मल ये लगाएगा। अब ये जो नॉर्मल है वो इसका वेट यानी m2g तो नीचे लगेगा, उसको तो रीड करेगा ही करेगा m2g, साथ ही उसका जो वेट है वो भी तो लग रहा है नीचे, यानी कितना रीड कर रहा है वो m1g। और ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है ये देखो एफ बी ऊपर और इस पर एफ बी नीचे, तो ये जो लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पे लगाया और ऑब्जेक्ट ने लिक्विड पे लगाया वो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यानी कि वो क्या हो, एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, तो वो तो एक दूसरे कैंसिल कर दिया। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? यस, यू ऑल आर राइट। ठीक है, चलो फिर से इसको एक एग्जांपल से और समझो। अगर मान लेते हैं, मैंने बोला कि इसका वेट है 10 kg, इसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है जिसका मास है 5 kg, ये जो है एक वेइंग मशीन पर रखा हुआ है, इसका रीडिंग कितना होगा? बताओ रीडिंग कितना होगा, बोल। क्या रीडिंग 15 kg के बराबर होगा? 15 kg फोर्स? क्या इसका रीडिंग लेस देन 15 kg फोर्स होगा या इसका रीडिंग मोर देन 15 kg फोर्स होगा? तो यस, यू ऑल आर राइट, इसका रीडिंग इक्वल टू 15 kg फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर सपोज कर लो कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, और यहां पर से एक स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से, ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके हमने लटका रखा है। अभी ये जो रीडिंग देगा, दिस रीडिंग बाय अपर स्प्रिंग बैलेंस, उसका रीडिंग बोल। तो अगर इसका मास है तुम्हारा m, तो उसका जो रीडिंग होगा, क्या उसका रीडिंग mg के बराबर होगा? क्या उसका रीडिंग mg से लेस होगा? समझा रहा है? क्या उसका रीडिंग mg से बड़ा होगा? कौन सा हो सकता है बताओ? यस, ये mg के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इस पर बॉयंसी फोर्स लगेगा ना, तो बॉयंसी फोर्स के लगने से इसका अपरेंट वेट घट जाता है, तो यस इट इज लेस देन mg, दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब कितना होगा? तो यस, दैट रीडिंग इक्वल्स टू mg माइनस बॉयंसी फोर्स, इतना के बराबर होगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mg माइनस बॉयंसी फोर्स यानी v रो जी। सो ये स्प्रिंग बैलेंस जो है इसके वेट से कम रीड करने वाला है। ओके, सो अब इस हिसाब से अगर हम लोग एक क्वेश्चन को फ्रेम करें, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर एक लिक्विड में डूबा हुआ है, ये 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए कंटेनर और लिक्विड का वेट मान लेते हैं 10 kg, और यहां पर भी ये एक वेइंग मशीन लगा हुआ है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस 1, ये 1 है और ये 2 है। तो बताओ फर्स्ट का रीडिंग कितना होगा? उसका रीडिंग
तो उसका रीडिंग क्या इक्वल टू 5 kg होगा? नहीं, उसका रीडिंग होगा लेस देन 5 kg। करेक्ट है? ओके, इसका रीडिंग बोलो, इसका रीडिंग। तो इसका रीडिंग क्या होगा बता? ये वाला जो मशीन है, ये जो नीचे लगा हुआ है, तो इसका जो रीडिंग है वो कितना होगा? तो इसका रीडिंग होगा कितना? देखो, इसके ऊपर में ये 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 10 kg तो हुआ ही हुआ। ये 5 kg में ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये 5 kg सीधा सीधा अगर पड़ा रहता, जस्ट लाइक ऐसा, अगर ये ऊपर जैसे कुछ नहीं लगा हुआ था, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर होता। लेकिन यहां पर का एग्जाम्पल को देखो, इसमें से ये ऊपर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो अब वो स्ट्रिंग के वजह से ये 10 kg तो है, ये 5 kg पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो यानी ये जो रीडिंग है, इट विल बी लेस देन, रीडिंग विल बी लेस देन 15 kg। रीडिंग विल नॉट बी इक्वल टू 15 kg। हाँ, अगर ये वाला स्ट्रिंग नहीं होता, ये इसमें डूबा हुआ रहता, ये स्ट्रिंग नहीं होता, ऊपर वाला स्ट्रिंग नहीं होता, तब यहां पर इक्वल टू 15 kg होता। बात समझ में आया? ओके ओके, अब इसी चीज को मैं आपको इक्वेशन में भी लिख करके समझा देता हूं। तो इक्वेशन में जब भी ऊपर वाला स्प्रिंग के बारे में बात करें, ये देखो, रुको, अगर ये ऊपर वाला स्प्रिंग के बारे में मैं बात करें, तो उसका जो रीडिंग लिखना R1, उसको हमेशा ही mg माइनस एफ करना, mg माइनस एफ। ये स्मॉल m, ये वाला मास है स्मॉल m, ऊपर वाला, ठीक है। और अगर नीचे वाले का रीडिंग पूछे, तो नीचे वाले का रीडिंग में आपको क्या करना है? तो कंटेनर का तो वेट लेना ही लेना है, कंटेनर का तो वेट लेना ही पड़ेगा mg। इसके अलावा इसका जो तुम वेट लोगे, तो ऊपर के तरफ से mg माइनस एफ हुआ है, और नीचे के तरफ से तुम ले लोगे mg प्लस एफ। नहीं समझ में आया? नहीं, यहां पर mg प्लस एफ, यहाँ mg नहीं, सॉरी, mg, ये mg प्लस एफ, mg प्लस एफ। ये mg, ये किसका वेट है? कंटेनर का, जो 10 kg है, प्लस ये जो f है, ये बॉयंसी फोर्स जो यहाँ पर। तो बॉयंसी फोर्स का वैल्यू, अभी बॉयंसी फोर्स का वैल्यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, इसलिए बॉयंसी फोर्स का वैल्यू जो है इसके वेट से कम होता है, इसलिए ये 5 kg से कम होता है। इसलिए इस एग्जाम्पल में भी 5 और 10 15 होता ना, तो उससे ये कम हो गया। ठीक है, चलो फिर से एक बार और एक एग्जाम्पल से देख ले इसी को। बताइए इसका रीडिंग, ये m है, इसका मास कैपिटल M है, ये पानी है। बताओ उसका रीडिंग कितना हो जाएगा? रीडिंग R इक्वल्स टू या T इक्वल्स टू, जो भी बोल रहा है बोलो, T इक्वल्स टू mg माइनस एफ। ठीक है, तो इसका जो रीडिंग होगा वो लेस देन m kg फोर्स। चलो नीचे वाले का, इसका रीडिंग के बारे में बात करो, इसका रीडिंग को n लिख देता हूं। तो दिस रीडिंग विल बी n इक्वल्स टू mg, जो ये m, तो ये बड़ा वाला है m है, mg प्लस एफ, mg प्लस एफ। समझ में बात आ रहा है? mg प्लस बॉयंसी फोर्स है, mg प्लस बॉयंसी फोर्स, जो ये बॉयंसी फोर्स जो लिक्विड ने उस पर लगाया, वही उसने भी इस पर लगाया। तो ये वाला जो रीडिंग होगा, इट विल बी लेस देन m प्लस m kg फोर्स। होप सो अब ऐसे वाले एग्जांपल सबको क्लियर हो गए। चलो, ये क्लास में भी करवाया था, चलो और भी देखते हैं इस पर बेस्ड अगर और एग्जांपल को देखोगे, तो सपोज कर लो कि एक फ्लोटिंग से एक एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, फ्लोट से। तो फ्लोटिंग में मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ये फ्लोट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन पर हो, तो इसका मतलब होता है कि उसका सर्टेन पोर्शन इज इनसाइड एंड सर्टेन पोर्शन इज आउटसाइड। तो अगर हमसे कभी भी पूछ लिए कि कितना वॉल्यूम इनसाइड है, कितना वॉल्यूम इनसाइड है, तो फ्रैक्शनल इन पार्ट ऑफ इनसाइड वॉल्यूम,
यानी V इनसाइड बाय V टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू हमेशा ही रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड कर देना है। ये फ्लोटिंग है, फ्लोट करने के लिए ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होता है, ठीक है, रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड, इससे आपको ये निकल जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो सिलिंड्रिकल टाइप का है तो ऐसे में इसी सेम चीज को तुम H भी लिख सकते हो, H इनसाइड, ये H इनसाइड है, H इनसाइड, I फॉर इनसाइड, तो H इनसाइड बाय टोटल H, V इनसाइड यानी वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम, रो ऑब्जेक्ट बाय रो लिक्विड। अगर आउटसाइड वाला कभी पूछ ले, आउटसाइड वाला अगर पूछ ले तो H आउटसाइड बाय टोटल वॉल्यूम या V आउटसाइड बाय V टोटल, ये जो होगा 1 माइनस रो ऑब्जेक्ट बाय रो लिक्विड हो जाएगा, 1 माइनस रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड। क्लियर हुआ ये बात? होप से सबको समझ में आ गया। तो एक ये फ्लोटिंग से डायरेक्ट आता है। फ्लोटिंग से इसी में इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट पर। सपोज कर लो कि दो लिक्विड है और ऑब्जेक्ट को हमने डुबाया और वो जो है वो यहां पर आकर के रुक गया, तो लिक्विड 1 लिक्विड 2, इसमें जो है लेट इट बी H1 है, इसमें जो है लेट इट बी H2 है। तो अब बताओ कि ये जो रो 1 है रो 2 है और इसका जो डेंसिटी है रो, तो ये रो 1 से, रो जो होगा और डेफिनेटली रो 1 से ज्यादा होगा क्योंकि उसमें डूब गया, लेकिन यही जो रो है वो रो 2 से छोटा होगा क्योंकि रो 2 में नहीं डूब पाया, ठीक है। तो एनीवे वो रो पूछ लेता है, तो रो इक्वल्स टू आप डायरेक्टली लगा सकते हो क्या, तो रो वन इंटू ये पहला लेवल और उसमें देखो कितना हाइट है इंटू H1 प्लस रो 2 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सिलिंड्रिकल है। अगर सिलिंड्रिकल ना होकर के किसी और टाइप का हुआ तो रो 1 V1 कर देना है, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाई V1 प्लस V2, V फॉर वॉल्यूम। बट हमारे एग्जाम में वो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ही देता है, सो रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 बाई H1 प्लस H2, तो ये रो ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? ओके तो ये तुम्हारा, ये जो मैंने दो एग्जांपल्स आपको करवाया है इस टाइप का, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में एक और भी आप देखो, सपोज करो कि उसने बोला एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था जो कि इस कंडीशन पर था जब इस पर एक मास रखा हुआ था m मास का। ये नीचे वाले का मास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कैपिटल M है, ये ऊपर वाला मास, ये m मास का था जब उस पर रखे हुए थे, देन द ऑब्जेक्ट इज अंडर परफेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन, इसको कहते हैं परफेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन, परफेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन। जैसे इस मास को हमने हटा दिया, जैसे उस मास को हमने हटाया तो ऑब्वियसली उस मास को हटाते ही ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये जो ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर गया, ये h हाइट ऊपर चला गया, ऐसा उसने बोल दिया। तो बताओ कि इस मास का वैल्यू क्या है, ये हो सकता है ये वाटर ही हो, लिक्विड के नाम पर इसने वाटर ही दे दिया। तो वो पूछा कि ये h कितना होगा, या अगर h दे देगा तो बोलेगा m कितना होगा, समझ में आता है? तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर भी समझो, तो ये जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसका एरिया देखना पड़ेगा तुम्हें, एरिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का ऐसा ही तो होगा एरिया, ये देखो। तो ऊपर वाला ये सरफेस एरिया तुम्हें दिख रहा है, वो एरिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो इतना वॉल्यूम तो पानी से बाहर निकल गया, तो जितना वॉल्यूम यहां से पानी से निकला उसी वॉल्यूम को ये मास, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखो इसका वेट किधर लग रहा था, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और जब ये ऊपर गया तो यानी कि वो बॉयंसी फोर्स कितना v रो जी, तो v रो जी ऐसे करके बैलेंस करेंगे। तो यहां पर देखो ये जी खत्म हो जाएगा, तो mg इक्वल्स टू v के जगह पर सोचो, ये v के जगह पर, तो v के जगह पर बस वो वाला वॉल्यूम जितना बाहर गया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा a इंटू एच, ये वाला ऊपर वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वो, और ये जो हाइट इसने बाहर गया, तो a इंटू एच इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी काट दो, तो यानी यहां से m निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कि अगर एक कॉइन को रखा और वो थोड़ा अंदर चला गया तो भी यही सेम बात,
कॉइन को हटाया और वो थोड़ा ऊपर चला गया, तब भी यही सेम बात। ठीक है, तो इसमें और कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। होप सो सबको समझ में आ गया कि बुओयेंसी फोर्स को हमें कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, चलो इस पर और क्वेश्चंस करना, अगर और भी दिक्कत आता है तो डायरेक्टली आकर के मिलो, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब मूव कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो के ऊपर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, एक लिक्विड का जब फ्लो हम लोग बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोग किस टाइप के फ्लो को कहते हैं? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो, इट इज अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो, जिसमें कि अगर मान लो कि ये कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, फ्लो चल रहा है, तो फ्लो के हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा, velocity of any particle during its flow is always tangential, is always tangential, is always tangential, is always tangential, and the velocity of a point does not change with time. Like ये पार्टिकल आगे बढ़ गया तो जो भी पार्टिकल यहां पर आएगा that particle will also have the same velocity. तो दो ही पॉइंट है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, पहला क्या होता है बोल दो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो, और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल होता है, द वेलोसिटी व्हिच इज टेंजेंशियल, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट डस नॉट चेंज विथ टाइम, डस नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स टेंजेंशियल एंड इट डस नॉट चेंज विथ टाइम। पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर, इसमें कॉलिजन, पार्टिकल्स का कॉलिजन नहीं होता है, इसलिए इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं रहेगा। ठीक है, सो स्ट्रीमलाइन फ्लो पर अगर ये लिक्विड नॉन विस्कस है तो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे सो जब जब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का बात आएगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से, मान ले ये एक क्रॉस सेक्शन है, जितना मास पर सेकंड यहां से पास करेगा उतना ही सेम मास किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन से भी एक सेकंड में पास करेगा। Mass of liquid flown through a given cross section is same as mass of liquid flown through another cross section in equal time interval. So basically dm by dt rate of flow of mass flow rate भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, mass flow rate। ये क्या होगा इसमें, कांस्टेंट, ये वर्ड को ध्यान में रखना, mass flow rate remains what, कांस्टेंट, mass flow rate। तो मास फ्लो रेट अगर डीएम बाई डी टी को ही सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आता है रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। रो इज डेंसिटी, ए इज एरिया, वी इज वॉल्यूम, रो ए वी इज कांस्टेंट। ठीक है, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट। ओके, अब इसी में अगर मान लेते हैं लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, अगर ये इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट होगा, तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ऐसे में रो कांस्टेंट, तो बच क्या गया बोल तो, ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि रो कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे में तो हम लोग कह सकते हैं कि जब जब एरिया कमती होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, a इंटू वी इज कांस्टेंट। चलो अभी अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो जैसे कि मान ले ऐसा अगर एक पाइप दिया हुआ है, अगर वो पूछता है यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी है v1, यहाँ पर लिक्विड का फ्लो वेलोसिटी है v2, तो यहां पर से जो भी हो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं A1 और A2 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो इस हिसाब से अगर A2 छोटा है, यहाँ का एरिया अगर छोटा है तो यहाँ का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, V2 विल बी मोर। ठीक है, कहीं कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर मान लो कि ऐसा ही कंटिन्यूअस फ्लो है और पाइप जो है वो कुछ ऐसा करके है, ऐसा करके है, तो इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं V1 स्पीड से आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से V2 स्पीड से आ रहा है और इस क्रॉस सेक्शन पे V3 स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग कैसा बोलेंगे, तो फ्लो रेट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन प्लस फ्लो रेट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इक्वल टू, तो यानी A1 V1 प्लस A2 V2 इक्वल टू A3 V3। ठीक है, सो अब ओवरऑल मैं अगर मैं बोलूं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है वो समझाया,
ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है वो समझाया कि फ्लो वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। दूसरा, स्ट्रीम फ्लो में हमारा रो ए वी यानी डी एम बाई डी टी यानी मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। एंड अगर ये लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, तब ऐसे में फ्लो रेट जिसको हम लोग Q से लिखते हैं, जिसको हम लोग एरिया इंटू वेलोसिटी कहते हैं, जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, जो क्या है, जैसे ऊपर वाला को क्या बोलते थे हम लोग, मास फ्लो रेट, इट इज व्हाट, ये मास फ्लो रेट है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो बहुत बार लोग वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली फ्लो रेट बोलता है और उसको Q से लिखते हैं। तो फ्लो रेट यानी Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन ये कब होगा, जब डेंसिटी इज कांस्टेंट। होप सो ये पूरा ये कॉन्सेप्चुअल बात है जो थियोरेटिकली एग्जाम में पूछेगा। चलो, अगर अब ये भी समझ में आ गया स्ट्रीम फ्लो क्या होता है एक तो, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूं किसके ऊपर, बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। देखो, तो अब बर्नौलीज प्रिंसिपल में तो ये हमें क्या बता रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो रिमेन्स कंजर्व्ड इफ लिक्विड इज नॉन विस्कस and incompressible and streamline flow। तो streamline, incompressible and non viscous। तो नॉन विस्कस रहेगा तो कोई भी फ्रिक्शन टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो उसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स ना हो पाए, तो एक लिक्विड का पार्टिकल दूसरे लिक्विड पार्टिकल से कोलाइड ना करे। तो अगर ये तीन चीज रहे तो ऐसे में टोटल फ्लो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल फ्लो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट यानी फ्लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब फ्लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ही इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, जिसमें P क्या है, प्रेशर, तो इसको प्रेशर एनर्जी बोल सकते हो। हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। इसमें जो H होता है ये हाइट ऑफ पाइप है, हाइट ऑफ पाइप फ्रॉम ग्राउंड, H इज द हाइट ऑफ पाइप फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप, और P तो खैर प्रेशर है। अब यहां पर सोचो कि अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हॉरिजॉन्टल पाइप होने से क्या होगा, तो H तो चेंज नहीं होगा, तो H चेंज नहीं होगा तब उसमें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तब अगला वाला रो GH लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होता है तो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म से ही आप काम चला सकते हो। तो फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो ये आपको सजेस्ट करता है that whenever the kinetic energy will increase, their potential energy will decrease in horizontal flow. So hence in horizontal flow, if kinetic energy increases, then pressure decreases। ठीक है, सिंपल से ये हॉरिजॉन्टल फ्लो का बात है। हाँ, इसमें H टर्म नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो में H चेंज नहीं होता है, और ये हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गया कि इट इज द कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। तो चलो, अब अगर इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर हम लोग चलें तो सबसे पहला हम लोग इसका एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं एफ्लक्स के ऊपर। ठीक है, एफ्लक्स, ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस बर्नौलीज। ठीक है, एफ्लक्स क्या होता है, तो अगर एक कंटेनर में जो लिक्विड है, अगर उसमें एक छोटा सा होल कर दें, एक टाइनी होल, छोटा सा होल अगर कर दें, तो टाइनी होल से जो लिक्विड जेट बाहर जाता है, ये जो लिक्विड जेट है, लिक्विड
जेट, लिक्विड जेट जो बाहर जा रहा है उसी लिक्विड जेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लक्स। तो दिस लिक्विड जेट विच कम्स आउट थ्रू दिस टाइनी होल, यहां से जो वो बाहर आ रहा है ना, तो ये जा करके ऐसे गिरेगा। तो जितना स्पीड से ये बाहर निकल रहा है, ऐसे ये जितना स्पीड से बाहर निकल रहा है उसी को स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो होगा वो डिपेंड करता है कि ये फ्री सरफेस जो है, यहां पर जो फ्री सरफेस है वहां से ये डेप्थ कितना है, ये h। ठीक है, तो फ्री सरफेस से ये डेप्थ कितना है उस पर ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स डिपेंड करेगा। अगर ये फ्री सरफेस, ये देखो ये ओपन है, ऊपर में ओपन है, ये बंद नहीं है, तो ऊपर में ओपन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये तो खैर बाहर गिर रहा है तो इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर केस ऐसा है कि ये डब्बा बंद ना हो, खुला हुआ रहे, तो सीधा सीधा आप स्पीड ऑफ एफ्लक्स को लिख सकते हो v इक्वल टू रूट अंडर 2gh, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। ठीक है, तो ये h ऊपर से फ्री सरफेस से ये h जितना ज्यादा होगा ये स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये h डिपेंड, ये सॉरी ये v डिपेंड करता है ये h पे। अगर ये जो जेट है अगर इसको नीचे बना दें, होल को नीचे बना दें, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। ठीक, डन है, ओके। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं रेंज पर, रेंज ऑफ एफ्लक्स, ये कितना दूर जाकर के गिर रहा है, ये रेंज कितना है। तो ये जो रेंज है ना, दिस रेंज इज 2 अंडर रूट h इंटू एच माइनस एच, जहां पर ये टोटल है h। ठीक है, तो 2 स्मॉल h तो वही है फ्री सरफेस से उस होल का पोजीशन, और कैपिटल H टोटल है, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज बेसिकली दिस इज योर h माइनस h। तो 2 रूट अंडर h इंटू एच माइनस एच, ये इसका रेंज है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो रेंज मैक्सिमम कब होता है, तो R मैक्सिमम होगा जब वो होल जो है ना, वो होल एट मिडिल होगा। जब होल मिड पे होगा तब जाकर के इसका रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और आर मैक्स का वैल्यू कितना है, एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मिड पे करेंगे तो स्मॉल h के जगह पर h/2 आएगा, ये भी h/2 आएगा, और वो 2 बाहर आकर के इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो आर मैक्स विल बी इक्वल टू h। और बात ये भी है कि अगर 2 टाइनी होल मैं ऐसे करके बनाऊं, 2 छोटे छोटे होल्स ऐसे बनाऊं कि एक जो है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो एक का पोजीशन जितना ऊपर से है वही पोजीशन अगर दूसरे का नीचे से भी है, तो ये यहां पर से जहां जाकर के गिरेगा ये भी वहीं पर जाकर के गिरेगा, दोनों का रेंज भी सेम हो जाएगा। समझ में आता है? इफ 2 टाइनी होल्स आर मेड एट इक्वल डेप्थ एंड इक्वल हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस एंड फ्रॉम बॉटम, देन देयर रेंजेस आर सेम। समझ में बात आ गया? ओके, नाउ द लास्ट कि टाइम टू एम्प्टी, ये जो टाइम है, टाइम टू एम्प्टी द लिक्विड, जितना भी इस टाइनी होल के ऊपर में जो लिक्विड है वो सब का सब लिक्विड तो यहां से बाहर जाएगा, तो कितने टाइम में ये पूरा का पूरा टैंक खाली हो सकता है, तो वो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए। दिस टी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, तो रूट एच पर। ये जो टी है वो किस पर डिपेंड करता है बताओ, रूट एच पर। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच, जैसा भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आता है? अब बोलेंगे अगर कि यहां पर हमारा होल है, सपोज करो यहां पर ये लेवल है, इस लेवल से इस लेवल तक घटने में कितना टाइम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पहले देख लेना, ये हो गया H1, ये देख लेना ये हो गया H2, तो T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H1 माइनस रूट H2, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा लेवल, ये हो गया इनिशियल लेवल, और ये हो गया इस पानी का फाइनल लेवल। तो इतना घटने में कितना टाइम लगता है,
तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया। बताओ एफ्लक्स क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, रेंज ऑफ एफ्लक्स और टाइम। टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर एफ्लक्स समझ में आ गया तो अब हम लोग समझना चाहते हैं टॉर्नेडो को। नेक्स्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो मतलब क्या? वो तेज हवा। ठीक है, तेज हवा। तो अगर सपोज कर लो कि ऐसा एक रूफ है, ऐसा एक रूफ है और ऊपर में जो है ये टॉर्नेडो v स्पीड से है और नीचे का स्पीड जो है, नीचे में एयर का स्पीड वो ऑलमोस्ट जीरो है। जस्ट इमेजिन कर सकते हो ये घर का सिचुएशन है और ये रूफ का जो एरिया है, दिस रूफ एरिया इज ए। तो यहाँ जहां पर ये देखो, यहाँ पर स्पीड ज्यादा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो में है। तो जहां पर ये स्पीड ज्यादा होता है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, इस जगह पर प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो इसके वजह से इस रूफ पे एक फोर्स लगने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर इनटू ए, एरिया ऑफ द रूफ। डायरेक्टली आप लोग ध्यान में रखेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा पी इंटू ए। ये डेल्टा पी मतलब हाफ रो वी स्क्वायर, ये दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, कहां से आया है? तो हॉरिजॉन्टल फ्लो है, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ना, ये क्लास में करवा चुका हूं। तो इसी इक्वेशन से तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो वहां से ये P1 माइनस P2 यानी डेल्टा P आया। तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये टॉर्नेडो, इट इज इंपॉर्टेंट। तो टॉर्नेडो के अलावा आपको एक और चीज जो यहाँ रिवीजन में हमें चाहिए, वो चाहिए हमें वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो वेंचुरी मीटर में क्या होता है कि ऐसा टाइप का ये पाइप है, अब इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहां पर ऐसे करके दो पाइप कनेक्ट कर देते हैं, वर्टिकल ट्यूब्स ऐसा। तो ऑब्वियस है ना भाई, मुझे बताओ कि यहां पर जो स्पीड होगा और यहां पर जो स्पीड होगा उसमें V2 इज मोर, क्योंकि वहां का एरिया कम है। तो इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, किसी को भी कोई टेंशन है क्या समझने में? नहीं। ठीक है, दूसरा बात अगर मैं बोलूं तो जहां का काइनेटिक एनर्जी कम होता है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता था, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कम है तो P1 इज ग्रेटर देन व्हाट? P2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया भाई? अब जहां का भी प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेगा, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा तो यानी यहां पर लिक्विड थोड़ा ज्यादा हाइट तक राइज करेगा। तो ये जो हाइट है वो वहां तक है, ठीक है, और यहाँ पर जो लिक्विड का हाइट है वो यहाँ तक है। तो ये हाइट थोड़ा ज्यादा है और मान लेते हैं दोनों लिम्ब में, ये दोनों ट्यूब में जो हाइट का डिफरेंस है वो है h। तो वो जो h का हेल्प से, h के हेल्प से आप ये V1 और V2 के बीच में रिलेशन भी बना सकते हो, दैट V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर, वहां देखो V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। वाओ, ये इक्वेशन थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से भी मिलता जुलता है। ठीक है, पहला इक्वेशन होप सो क्लियर है। P1 ग्रेटर देन P2 भी समझ में आ गया। तीसरा V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ये भी समझ में आ गया। कहीं भी एक जगह दे दे h दे दे तो V2 निकल जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट इक्वेशन जो आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर इसमें से हमें रेट ऑफ फ्लो पूछ ले तो कितना रेट ऑफ फ्लो है, तो रेट ऑफ फ्लो जो होता है या तो A1 V1 करो या तो A2 V2 करो, तो जो फाइनली निकल करके आता है Q इक्वल्स टू, वो वैल्यू क्या आता है, तो A1 A2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे Q इक्वल्स टू। अब जैसे मान लो कि उसने V1 ही पूछ लिया और बाकी तो आपको नहीं पता है, तो इसी जगह A1 V1 रख देना, A1 A1 काट करके V1 निकाल देना। ठीक है, तो ये वाला रेट ऑफ फ्लो का इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए, याद भी रखना है, क्योंकि अभी अभी जो जेई मेन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, अभी जस्ट अभी जो हुआ है। ठीक है, तो ये था अपना सेकेंड पार्ट का रिवीजन।
जिसमें कि हमने आपको एफ्लक्स को बताया, वेंचुरीमीटर बताया और टॉर्नेडो का इफेक्ट बताया। ठीक है, अब इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग आकर के डायरेक्टली पूछेंगे। डन, चलो।